हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू मनदीप एजुकेशन एकेडमी यूट्यूब चैनल। तो बच्चों, क्लास 12 फिजिक्स चैप्टर 2 के लेक्चर्स को आगे बढ़ाते हैं। कैपेसिटेंस टॉपिक हमारा चल रहा है और उसमें आज हम करने वाले हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डेरिवेशन विच इज एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर, और इस पे बेस्ड एक बढ़िया सा न्यूमेरिकल। क्या है ये टॉपिक बच्चों, जरा ध्यान से सुनो। आप जानते हो कि जैसे ये कैपेसिटर है, ये न्यूट्रल है। इस न्यूट्रल कैपेसिटर को हमने बैटरी से कनेक्ट कर दिया तो क्या होता है ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूं जब मैंने आपको पैरेलल प्लेट कैपेसिटर पढ़ाया था, बट मैं दोबारा बता रहा हूं क्योंकि इसमें इसकी जरूरत पड़ेगी। क्या होता है कि जब आपने ये न्यूट्रल कैपेसिटर को बैटरी से कनेक्ट किया, इस बैटरी का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो V है ना। ये लंबा वाला डंडा पॉजिटिवली चार्ज, ये नेगेटिवली चार्ज। तो ये पॉजिटिवली चार्ज जो टर्मिनल है बैटरी का, ये न्यूट्रल प्लेट से कनेक्टेड है। तो ये क्या करेगा, ये इसमें से इलेक्ट्रॉन्स खींचने लगेगा। भाई ये पॉजिटिव है तो इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करेगा, तो इसमें से इलेक्ट्रॉन्स खींचने लगेगा। और ये नेगेटिव है, ये न्यूट्रल प्लेट से कनेक्टेड है, तो ये इसको इलेक्ट्रॉन्स देने लगेगा। तो धीरे धीरे इसमें से इलेक्ट्रॉन्स खींच रहे हैं, बाहर आ रहे हैं, तो ये प्लेट पॉजिटिवली चार्ज होती जाती है और ये प्लेट नेगेटिवली चार्ज होती जाती है ना। ऐसा आपने पढ़ा है। ओके, देखो, स्टार्टिंग में जब पहली बार इसने यहां से नेगेटिव चार्ज खींचा तो यह प्रोसेस बड़ा ही आसान था, इसमें कोई काम नहीं करना पड़ा। क्यों? क्योंकि इसने नेगेटिव चार्ज खींचा एक न्यूट्रल प्लेट से, और न्यूट्रल बॉडी नेगेटिव चार्ज छोड़ देगी, उसको क्या लेना देना। लेकिन सपोज इसने अब एकदम से, तो ये टोटल इसको जितना चार्ज चाहिए, मान लो जब मैक्सिमम चार्ज जो इस पे हो रहा है, जिसके बाद ये चार्जिंग का प्रोसेस बंद हो जाएगा, इस पे प्लस क्यू है कैपिटल क्यू, और दूसरी वाली पे माइनस कैपिटल क्यू है, ठीक है। पर ये एकदम से तो नहीं हो गई चार्ज, एक पूरा प्रोसेस चला है, धीरे धीरे चार्ज हुई है ना। तो मान लेते हैं कि हर एक स्टेप में यहां से डी क्यू नेगेटिव चार्ज ये बैटरी खींच रही है, और वो डी क्यू नेगेटिव चार्ज ये बैटरी इस प्लेट पे डिपॉजिट कर रही है। यानी बैटरी का सिंपली काम है कि यहां से इलेक्ट्रॉन्स निकाल के इस पे डाल देना। हर बार डी क्यू चार्ज यहां से निकाल के इस पे डाल देना, डी क्यू चार्ज यहां से निकाल के इस पे डाल देना, ठीक है। ये चल रहा है। अच्छा, जब पहली बार इस बैटरी ने इस प्लेट से डी क्यू चार्ज निकाला तो ये प्लेट न्यूट्रल थी, है ना। तो न्यूट्रल से भाई नेगेटिव चार्ज निकालने में कोई दिक्कत ही नहीं है। लेकिन जब एक बार इससे नेगेटिव चार्ज निकाल लिया गया, तो ये प्लेट थोड़ी सी पॉजिटिवली चार्ज हो गई, है ना। अब जब ये थोड़ी सी पॉजिटिवली चार्ज हो गई और वो नेगेटिव चार्ज इस पे डाल दिया गया, तो ये थोड़ी सी नेगेटिवली चार्ज हो गई। अब दूसरा स्टेप जो है वो थोड़ा मुश्किल हो गया, क्योंकि अब ये पॉजिटिवली चार्ज है। अब इसमें से नेगेटिव चार्ज निकालना थोड़ा मुश्किल काम है, क्योंकि ये पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव चार्ज को जाने नहीं देगी, अट्रैक्ट करेगी। तो दूसरी बार जब ये बैटरी इस प्लेट में से डी क्यू चार्ज निकालेगी, थोड़ा सा चार्ज, तो इसको काम करना पड़ेगा। छोड़ है ना, वो छोड़ेगी नहीं, तो इसको वर्क करना पड़ेगा, ठीक है। फिर ये डी क्यू चार्ज यहां से निकाल के इस पे डालने में भी वर्क करना पड़ेगा, क्योंकि यहां पे नेगेटिव चार्ज डाला जा रहा है, यहां से नेगेटिव निकाल के यहां नेगेटिव डाला जा रहा है, तो ये नेगेटिव लेगा नहीं, क्योंकि ये प्लेट ऑलरेडी नेगेटिवली चार्ज हो गई है, तो ठूसना पड़ेगा नेगेटिव चार्ज दूसरी प्लेट में, है ना। तो वर्क करना पड़ेगा। तो सेकंड स्टेप में जब ये चार्ज निकाल के वहां डाला, तब तो और मुश्किल हो गई, क्योंकि अब ये प्लेट और पॉजिटिवली चार्ज हो गई, अब वो और नेगेटिवली चार्ज हो गई, तो अब और वर्क करना पड़ेगा। तो आप ये सोचो कि टोटल जब ये इसको पूरे तरीके से चार्ज कर देती है बैटरी कैपेसिटर को, तो कुल मिला के इसे कितना काम करना पड़ता होगा, है ना। और आप जानते हो कि जब एक बॉडी दूसरी पे कोई वर्क करती है, तो जिस पे वर्क हुआ है उसमें वो वर्क किसी ना किसी एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हो जाता है। तो ये बैटरी किस पे वर्क कर रही है? कैपेसिटर पे। तो जब ये कैपेसिटर फुल्ली चार्ज हो जाएगा, तो इस कैपेसिटर में एक एनर्जी स्टोर्ड होगी, तभी तो आप इससे कुछ काम ले पा रहे हो। हमने इसको चार्ज क्यों किया कि अब हम यहां से इसको निकाल के कहीं पे लगा दें तो ये बैटरी का काम करेगा, है ना। तो ये कोई इलेक्ट्रिक वर्क करेगा, इसके अक्रॉस बल्ब लगा दे तो बल्ब जलेगा, ये फ्लैश देगा, ये साउंड देगा, ये जो भी देगा। तो ये कैसे कर पा रहा है वो इलेक्ट्रिकल वर्क? ऑब्वियसली इसमें कोई एनर्जी स्टोर्ड है। तो बैटरी ने अपनी एनर्जी इसको दी और इसने अपनी एनर्जी, हमने इसकी एनर्जी कहीं यूज करी, ठीक है। वो तो बाद का काम है, बट अभी हम ये निकालेंगे कि इसमें जो एनर्जी स्टोर्ड है वो कितनी स्टोर्ड है। समझ में आई बात?
अच्छा, कैसे निकालेंगे? अब आप ये सोचो कि धीरे धीरे ये चार्ज डी क्यू निकल के इस पे जा रहा है, तो हम बीच का कोई इंस्टेंस लेते हैं। मान लो हम एक ऐसे पॉइंट ऑफ टाइम की बात करते हैं जब इस पे चार्ज है प्लस क्यू स्मॉल क्यू, टोटल चार्ज तो कैपिटल क्यू अपन ले लेंगे, जब इस पे चार्ज है प्लस क्यू और इस पे चार्ज है माइनस क्यू, ठीक। और तब इन दोनों प्लेट्स के बीच का जो पोटेंशियल है वो V डैश होगा। V तो टोटल है ना, ये प्रोसेस आपको पता है तब तक चलेगा जब तक इन दोनों प्लेट्स के बीच का पोटेंशियल भी V नहीं हो जाता। तो V तो टोटल है, तो इसके अभी इस पर्टिकुलर इंस्टेंट पे जब ये पूरी तरीके से चार्ज नहीं हुई है प्लेट्स, इन प्लेट्स के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो V डैश है। सो अब बैटरी को स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क जो करना पड़ेगा dW, बैटरी को स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क जो करना पड़ेगा dW, अब इस इंस्टेंट पे dq चार्ज यहां से यहां निकाल के रखने के लिए वो करना पड़ेगा कितना? आप जानते हो वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है। वर्क डन चार्ज कहां से कहां लेकर जा रहा है, इस प्लेट से इस प्लेट पे, यानी कि V डैश पोटेंशियल डिफरेंस के बीच में चार्ज चलाया जा रहा है। भाई पाथ इंडिपेंडेंट होता है ना ये प्रोसेस, तो किसी भी पाथ से लेकर जाएं, चाहे यहां से डायरेक्ट लेके जाएं चाहे ऐसे लेके जाएं, चार्ज तो V डैश पोटेंशियल डिफरेंस के बीच में चलाया जा रहा है। और V डैश पोटेंशियल डिफरेंस के बीच में dq चार्ज चलाया जा रहा है, तो कितना वर्क करना पड़ेगा? याद करो, V डैश इंटू dq, है ना। ये फॉर्मूला हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि दो पॉइंट्स हैं A और B, इनके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस है डेल्टा V, तो हम एक चार्ज चला रहे हैं Q, तो कितना वर्क करना पड़ेगा? डेल्टा W, Q इंटू डेल्टा V। वही फॉर्मूला हमने यहां पे लगाया, ये तो हम पढ़ चुके हैं ना पहले, ठीक, समझ में आया। अच्छा, इस कैपेसिटर का जो कैपेसिटेंस है वो C है एंड दैट इज फिक्स्ड, और आप जानते हो कि जो V है वो Q बाय C होता है, तो इस पर्टिकुलर इंस्टेंट पे जो V होगा वो इस पर्टिकुलर इंस्टेंट पे जो चार्ज Q है दैट डिवाइडेड बाय C होगा। सो dW इज V डैश, V डैश की जगह हम लिख दें Q बाय C इंटू dQ, ठीक, समझ में आई बात। ये मैथमेटिकल पार्ट आपको बता रहा हूं क्योंकि मैं जस्ट यहां पे समझा रहा हूं आपको, है ना। आपको तो प्रॉपर लैंग्वेज में लिखना होगा कि जैसे लेट द स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन इन putting a small charge dq on the plates of capacitor be dW, then dW is equal to V dash into dq, where V dash is the potential difference between the plate at that particular instant। ये सब लिखना होता है, मैंने बहुत सारे वीडियोस में बताया, और मैंने आपको जरूर देखना चाहिए वो वीडियो जहां पर मैंने बताया कि ऐसे लिखनी है डेरिवेशन। आप जस्ट सर्च करो हाउ टू राइट डेरिवेशंस इन फिजिक्स, तो आपको पहले टॉप पे वीडियो मिल जाएगा, उसको जरूर देखना। मेरा वीडियो बड़ा इंपॉर्टेंट, वो आपके अच्छे मार्क्स स्कोर करने के लिए बहुत जरूरी है वीडियो। तो ये मैथमेटिकल पार्ट है, क्योंकि वीडियोस में तो ऑब्वियसली मैं सारा नहीं लिखूंगा, मैं जस्ट समझा रहा हूं जो बोल रहा हूं, और साथ में आपको नोट्स भी दे रहा हूं। मनदीप एजुकेशन एकेडमी ऐप डाउनलोड कर लो, काफी सारे नोट्स उसमें आपको अभी मिल जाएंगे, और आगे आने वाले टाइम में मैं साथ के साथ अपलोड करता जा रहा हूं, ठीक है। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। सो ये है स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन dq चार्ज स्टोर करने के लिए। अब हमने टोटल चार्ज कितना स्टोर किया? इनिशियली ये जो कैपेसिटर की प्लेट्स थी ये 0 था चार्ज इन पे, और फाइनली टोटल चार्ज है कैपिटल Q। सो टोटल वर्क डन जो होगा, टोटल वर्क डन जो होगा वो इसका इंटीग्रल होगा 0 से कैपिटल Q तक, Q बाय C dq, और टोटल वर्क डन dW का इंटीग्रल W, इसमें से C कांस्टेंट है वो बाहर आ गया, अंदर बचा Q, Q का डेरिवेशन इंटीग्रल हो जाएगा Q स्क्वायर बाय 2, 0 से Q, है ना, Q की पावर 1 है ना, तो x टू द पावर n का इंटीग्रल क्या होता है? x टू द पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, सो Q स्क्वायर बाय 2। सो कितना वर्क हुआ? अपर लिमिट डालेंगे, पहले अपर लिमिट डालेंगे, कैपिटल Q स्क्वायर बाय 2 माइनस लोअर लिमिट डालेंगे 0 का स्क्वायर बाय 2। सो फाइनली हमारे पास आएगा क्या? W इज हाफ Q स्क्वायर बाय C, एंड दैट इज द वर्क डन बाय द बैटरी, इस पे पूरा चार्ज Q स्टोर करने के लिए।
और जो वर्क किया बैटरी ने इस पे पूरा चार्ज क्यू स्टोर करने के लिए, वही इसमें स्टोर हो गया इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी। तो एनर्जी जो इसमें स्टोर है, विच इज ऑल्सो कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, उसका फॉर्मूला हमारे पास आ गया क्यू स्क्वायर बाई 2c, जिसको हम U से डिनोट करते हैं। U इज क्यू स्क्वायर बाय 2c। ठीक, पहला फॉर्मूला, दिस इज फर्स्ट फॉर्मूला। एक और फॉर्म भी है इस फॉर्मूले की, Q होता है CV, तो यहां रखा c स्क्वायर v स्क्वायर बाय 2c, एक c से c कटेगा, सो U हो जाएगा हाफ c v स्क्वायर। ठीक, ये दूसरा फॉर्म है, मतलब ये Q और C की टर्म्स में हो गया, ये C और V की टर्म्स में हो गया, और एक तीसरा फॉर्म भी है, किसकी टर्म्स में रह गया, Q और C की टर्म्स में हो गया, C और V की टर्म्स में हो गया, Q और V रह गया है ना। तो यहाँ पे C की जगह अगर आपको कोई Q बाई V, तो एक V से V कटेगा, तो हाफ QV, ये तीसरी फॉर्म है। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अपन कोई सी भी यूज कर सकते हैं। ठीक, समझ में आया, बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन। अब यहां से एक और डेरिवेशन निकलता है बहुत ही इंपॉर्टेंट, विच इज द डेरिवेशन ऑफ एनर्जी डेंसिटी। एनर्जी डेंसिटी क्या है? एनर्जी डेंसिटी इज एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम। एनर्जी डेंसिटी U, एनर्जी डेंसिटी को हम लोग डिनोट करते हैं स्मॉल u से, दैट इज एनर्जी स्टोर्ड कैपेसिटर में एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम। एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम, कैपेसिटर का वॉल्यूम कितना है? देखो ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, और ये इसकी दोनों प्लेट्स हैं। इन प्लेट्स के बीच का जो डिस्टेंस है वो d है, और प्लेट का जो एरिया है वो a है ना। तो ये जो वॉल्यूम है, ये पूरा एरिया इंटू, ये क्यूबॉइडल वॉल्यूम है, तो एरिया इंटू दिस थिकनेस d, तो ये वॉल्यूम हो गया a इंटू डी। और एनर्जी कितनी स्टोर्ड है कैपेसिटर में? अभी पीछे हमने फॉर्मूला निकाला, हाफ CV स्क्वायर डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, वॉल्यूम इज a इंटू डी, सो दैट इज एनर्जी डेंसिटी। C का फॉर्मूला क्या होता है? C का फॉर्मूला होता है एप्सिलॉन नॉट A बाय डी। C का फॉर्मूला है एप्सिलॉन नॉट A बाय डी, और V का फॉर्मूला क्या है? ED। ये कहां से आया सर? बेटा याद करो, पोटेंशियल ग्रेडियंट बताया था, है ना, कि अगर दो पॉइंट्स हैं A और B, इनके बीच का डिस्टेंस है कुछ r, इनके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस है डेल्टा V, और यहां से लेकर यहां तक इलेक्ट्रिक फील्ड है E, तो E होता है, मान लो डिस्टेंस है डेल्टा R, E होता है डेल्टा V बाई डेल्टा R, है ना, पोटेंशियल ग्रेडियंट में आपको बताया था। तो ये जो कैपेसिटर की दोनों प्लेट्स हैं, इनके बीच में डिस्टेंस है D, इन प्लेट्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस है V, और एक प्लेट पॉजिटिव प्लेट से दूसरी नेगेटिव प्लेट तक इलेक्ट्रिक फील्ड है E, तो V, E और D में क्या रिलेशन हुआ? E इक्वल टू V बाई डी हुआ, तो V की जगह हमने क्या लगाया? ED, V की जगह हमने लगाया ED, तो V स्क्वायर की जगह हो गया E स्क्वायर D स्क्वायर, और नीचे है AD, तो एक A से A कट गया, यहाँ पे दो D आएंगे, वो D स्क्वायर से कट गए। सो फाइनली हमारे पास फॉर्मूला बचा एनर्जी डेंसिटी का, हाफ एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर। ठीक, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। डब्बे में डाल लो इसलिए, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, हाफ एप्सिलॉन नॉट इनटू E स्क्वायर, दैट इज एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम, और ऐसा यूनिट इसकी क्या होगी? जूल, एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम, जूल पर मीटर क्यूब, जूल पर मीटर क्यूब। ठीक, क्लियर? ओके। हाँ, two identical capacitors of 12 picofarad each are connected in series across a battery of 50 volt। दो आइडेंटिकल कैपेसिटर्स हैं 12 पिकोफैरड के, और सीरीज में लगा दिए हमने अक्रॉस अ बैटरी ऑफ 50 वोल्ट, ये सीरीज में लगा दिए
across a battery of 50 volt. This is 12 picofarad and this is also 12 picofarad. ठीक. How much electrostatic energy is stored in the combination? तो बोल रहा है कि टोटल इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी कितनी स्टोर हुई होगी कॉम्बिनेशन में. तो अपने पास तीन फॉर्मूले हैं. या तो हम लगा दें हाफ CV स्क्वायर, या हम लगा दें हाफ Q स्क्वायर बाई C, या हाफ QV. तो आपको क्या पता है, अब ये दोनों सीरीज में है तो चार्ज दोनों पे सेम होगा, है ना. तो चार्ज हम निकाल सकते हैं इन पे. देखो बड़ी इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं, जरा ध्यान से सुनना. अब ये दोनों सीरीज में हैं और दोनों आइडेंटिकल हैं, तो इनका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस हो गया 12/2 यानी कि 6. तो चार्ज कितना छोड़ रही है बैटरी, Q होता है CV, तो 12 इंटू 12 नहीं सॉरी 6, है ना. C कितना आया 6, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आया 6. सो 6 इंटू 50. तो टोटल चार्ज जो बैटरी से आ रहा है वो है 300 पिको कूलम. टोटल चार्ज जो बैटरी से आ रहा है वो है 300 पिको कूलम. और ये दोनों सीरीज में है तो इस पे भी 300 पिको कूलम होगा और इस पे भी 300 पिको कूलम होगा. तो अब हम इनकी इंडिविजुअली एनर्जी स्टोर्ड निकाल सकते हैं. दोनों की सेम होगी क्योंकि Q सेम है और C भी सेम है. तो टोटल एनर्जी स्टोर्ड बाय द कॉम्बिनेशन इज ट्वाइस इंटू Q स्क्वायर बाय 2C. C से C कट गया और Q का स्क्वायर 300 Q स्क्वायर पिको कूलम 10 की पावर -12 और उसका भी स्क्वायर तो -24 बाय C. C इज व्हाट, एक का C 12, तो 12 इंटू 10 की पावर -12. ठीक. सो दिस इज द आंसर. ये हमारा हो गया 3 का स्क्वायर 9 इंटू 10 की पावर -20 अपॉन 12 इंटू 10 की पावर -12 जूल. सो एनर्जी स्टोर्ड इज व्हाट 3/4. 3/4 इज 0.75 इंटू 10 की पावर -8 जूल, या फिर 7.5 इंटू 10 की पावर -9 जूल. दैट इज द टोटल एनर्जी स्टोर्ड. ठीक, समझ में आई बात. अच्छा, अब जरा ध्यान से देखना. यहां पे हमने क्या किया कि हमने दोनों की अलग अलग एनर्जी निकाल के ऐड करी, है ना. दोनों सेम थे तो इंटू 2 हो गया. अब अगर मैं इनका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकाल दूं, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस इनका आया 6, तो ये मेरे पास एक ऐसी कॉम्बिनेशन बन जाएगी जिसमें सिर्फ एक ही कैपेसिटर लगा हुआ है. 50 वोल्ट के अक्रॉस 6 पिकोफैरड का, है ना. अब इसकी एनर्जी निकालते हैं. इसकी एनर्जी निकालते हैं हाफ CV स्क्वायर, या इसके अक्रॉस पोटेंशियल तो V ही होगा, है ना. हाफ C V स्क्वायर ये. ठीक, तो ये कितना आएगा जरा ध्यान से देखो. ये 2 0 यहां से हटा दी, 10 की पावर -10, 25 इंटू 6, 25 इंटू 6 इज 150. 150 का आधा 75 इंटू 10 की पावर -10 जूल, एंड विच इज 7.5 इंटू 10 की पावर -9 जूल. तो आप ऐसे भी कर सकते, है ना. आपने दोनों का इंडिविजुअली निकाल के ऐड किया, या आप ओवरऑल पूरे की निकाल सकते हो और ओवरऑल पूरे का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकाल सकते हो और वहां से इसको एक कैपेसिटर मान के एनर्जी निकाल सकते हो. तो भी आपकी क्या ही आएगी, सेम आएगी, चाहे वो कैसी भी कॉम्बिनेशन. समझ में आया. अच्छा, if these were connected in parallel across the same battery, how much energy will be stored in the combination now? अब वो बोल रहा है इन्हीं को अगर पैरेलल में कर दें तो कितनी एनर्जी स्टोर्ड होगी. तो अब ये 12 के पैरेलल में हो गए, टोटल हो गया 24. अब एनर्जी स्टोर्ड कितनी आई, अब एनर्जी स्टोर्ड आएगी हाफ C V स्क्वायर, और ये पिको फैरड में था तो 10 की पावर -12 जूल. सो 12 इंटू 25 इंटू 10 की पावर -10 जूल, 25 इंटू 12 हो गया 300, तो 3 इंटू 10 की पावर -8 जूल. ये मैंने
निकाला एक मान के इनको, ठीक है। अब इंडिविजुअली अगर निकालें तो दोनों पैरेलल में हैं, दोनों के अक्रॉस V कितना होगा 50 ही होगा, और इन दोनों की एनर्जी अब ऐड करके निकालें U1 प्लस U2, समझ रहे हो ना, दोनों पैरेलल में है, दोनों पैरेलल में है, तो दोनों के अक्रॉस 50 वोल्ट होगी वोल्टेज, दोनों के अक्रॉस 50 होगी। तो इसके लिए भी हाफ CV² फॉर्मूला लगा दें और इसके लिए भी हाफ CV² फॉर्मूला लगा दें, दोनों को ऐड कर दें तो दोनों का CV², C बराबर है V बराबर है, तो 2 इंटू हाफ CV² पीको में है ना जूल, ये 2 से 2 कटा, वही आ गया 12 इंटू 5, 12 इंटू 25, 5 का स्क्वायर हो गया ना, 12 इंटू 25, 12 इंटू 25 इंटू 10 की पावर माइनस 10 जूल, यानी कि 3 इंटू 10 की पावर माइनस 8 जूल। ठीक, समझ में आया आपको? तो इस तरीके से आप कर सकते हो, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, डेरिवेशन बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको प्रिपेयर कर लेना। और मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट।